नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक लेकर आया हूँ पुराने गुनाह नए गुनहगार का पार्ट 10। चलिए शुरू करते हैं। फंस रमा रही है, फिक्र तुम्हें हो रही है, तुम नहीं समझोगे, सुनील ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। सुनील केबिन से बाहर निकला ही था कि उसे कोई बात याद आ गई और वह फिर ऑफिस में चला गया। उसने फिर रमाकांत को फ़ोन किया। अब क्या है? रमाकांत की आवाज़ आई। चिढ़ क्यों रहे हो? सुनील ने उसके स्वर में ही तल्खी का अनुभव करते हुए कहा। यह बाहों में से हूर निकली गई है और तुम पूछ रहे हो कि चिढ़ क्यों रहा हूँ? अब क्या बात है? देखो, रमा अपने होटल में से बाहर निकली है और जयनारायण की हत्या हो गई है। ये दोनों बातें केवल राकेश जानता है। फिर न राकेश के साथी मोहन को और न सीक्रेट सर्विस के जो लोग रमा की निगरानी के लिए तैनात हैं उन्हें भी पता है कि रमा अपने कमरे में नहीं है। फिर अगर राकेश अपनी जबान ना खोले तो? यह असंभव है। क्यों? पहले तो मैं ही नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई आदमी किसी गड़बड़ में फंसे। दूसरे, अगर राकेश कुछ ना भी कहे तो जिस आदमी की उसने मोटर इस्तेमाल की थी वह चुप नहीं रहेगा। लेकिन उसे क्या पता कि जयनारायण की हत्या हो गई है। लेकिन पता लग जाएगा तो उस समय जो पुलिस को बयान देगा वह भयानक सिद्ध हो सकता है। क्या तुम इस समाचार को एक दिन भी लेट नहीं कर सकते? क्या मतलब? मतलब ये कि राकेश यह प्रकट करे कि उसे जयनारायण की हत्या का पता ही नहीं है। ये नहीं हो सकता। मैं यूथ क्लब पर ताला नहीं पड़वाना चाहता। यह हत्या का केस है। पुलिस को जब यह पता लगेगा कि हमने जानबूझकर कोई खबर छुपाई है तो वह हम पर चढ़ दौड़ेगी। मैं अधिक से अधिक इतना कर सकता हूँ कि पुलिस को किसी और सोर्स से हत्या की सूचना मिलने का प्रतीक्षा कराऊं और फिर राकेश को अपनी ओर से सूचना देने के लिए भेज दूं। इस ढंग से तुम मुझे कितना समय दे सकते हो? अधिक नहीं, केवल 1 या 2 घंटे। जयनारायण की हत्या की जानकारी किसी को मिलते ही राकेश पुलिस स्टेशन अपनी दस्ताना सुना आएगा। अच्छा, मैं इतने समय का ही प्रयोग करूँगा। ओके। ब्लास्ट के ऑफिस में से निकलकर लेक होटल पहुंचने में सुनील को केवल 10 मिनट लगे। उसने कार को सड़क पर ही पार्क किया और रमाकांत की आदमी की तलाश में जुट गया। थोड़ी ही देर बाद उसे राकेश मिल गया। राकेश, कार में बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है, सुनील ने उसे पहचानकर कहा। राकेश के कार में बैठते ही सुनील ने कार स्टार्ट कर दी। लेकिन मेरी यहाँ ड्यूटी थी, राकेश ने प्रतिवाद किया। चिंता मत करो, तुम्हारा दूसरा आदमी तो यहाँ है ही। मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा। रमाकांत तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा। राकेश संतुष्ट हो गया। देखो, सुनील ने कहा, मेरे पास समय कम है। रमाकांत ने मुझे लगभग सारी बातें बता दी है। मैं कुछ बातें तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जयनारायण की कोठी में जिस आदमी का जिक्र तुमने किया है, क्या उसे पहचान सकते हो? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। मैं तो केवल उसका कद काठी बयान कर सकता हूँ। हालांकि मैं उसे 2 बार देखा था। एक बार जब वह खिड़की के पास आया था और दूसरी बार जब वह कोठी से निकलकर कार में बैठा था। तुम उसका हुलिया बयान कर सकते हो? देखिए, सूरत तो मैं देख ही नहीं पाया था। वैसे वह लंबा ऊंचा आदमी था, कंधे चौड़े थे, चाल में एक विशेष प्रकार की शान थी। मिस्टर सुनील, अगर आप उसकी सही तस्वीर अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं तो यह समझ लीजिए कि कद काठी में आप जैसा ही था। सुनील क्षण भर के लिए बौखला गया और फिर संयत स्वर में बोला, देखो राकेश, जब पुलिस तुमसे यह प्रश्न पूछेगी तो उस समय मुझे मॉडल की तरफ पेश करने की सहूलियत नहीं होगी। तुम्हें किसी बनावटी के बयान के लिए अपनी स्मरण शक्ति को ही प्रयोग में लाना होगा। इस सूरत में मैं पुलिस की कोई सहायता नहीं कर सकता। यही तो सुनील सुनना चाहता था। उसे मुक्ति की एक गहन निविश्वास लगी। देखो, तुम्हें मैं एक नेक सलाह देता हूँ। जब पुलिस तुम्हें बयान के लिए बुलाए तो केवल वही बताना जो तुम जानते हो। अगर उनके रौब में आकर उन्हें उल्टी सीधी बात कर बैठे तो बाद में
दुखी हो जाओगे। लेकिन मुझे पुलिस में बयान देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी, क्योंकि उस कोठी के मालिक जयनारायण की हत्या हो गई है। क्या? राकेश हैरान होकर चिल्लाया। यह सत्य है, सुनील ने शांत स्वर में कहा। क्योंकि तुम ही एक मौके की शहादत हो, इसलिए पुलिस तुम्हें बहुत चक्कर देगी। राकेश क्षण भर के लिए विचारमग्न हो गया। तुम्हें अभी बताया था कि उस आदमी ने खिड़की के पल्ले को लगभग 2 फीट खींचा था और क्षण भर उसी स्थिति में रखे रहने के बाद उसे फिर ऊपर कर दिया था। भला उसने ऐसा क्यों किया होगा? वह जरूर किसी को सिग्नल दे रहा होगा, लेकिन किसे? शायद रमा को। जिस समय रमा टैक्सी से उतरी थी, लगभग उसी समय वह आदमी खिड़की पर दिखाई दिया था। उसने जरूर रमा को ही इशारा किया था। फिर रमा ने क्या किया? वह पहले मुख्य द्वार की ओर गई और फिर वहां से लौट आई और पिछवाड़े चली गई। उसी समय वह आदमी सामने की मुख्य द्वार से बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर चला गया। फिर जब वह आदमी दृष्टि से ओझल हो गया तो रमा ने कहीं से खोजकर किचन की खिड़की के नीचे एक लकड़ी की पेटी रखी और किचन में फांद गई। लगभग 5 मिनट बाद वह भीतर रही और फिर मुख्य द्वार से भागती हुई निकली। फिर हमने रमा का पीछा किया, लेकिन उसे शायद हमारी मौजूदगी का पता लग गया था और वह हमें डोज दे गई। रमा तुम लोगों की नज़र बचाकर होटल से बाहर कैसे निकली? हमें नहीं मालूम। वह तो एक संयोग था कि मैं उसी समय रमाकांत को फ़ोन करने जा रहा था और वह मुझे टैक्सी बुलाती हुई दिखाई दे गई, वरना हम तो यहाँ बैठे रह जाते और यही समझते कि रमा अपने कमरे में है, जैसा कि अभी तक सीक्रेट सर्विस वाले समझ रहे हैं।